चार्ल्स शोभराज का बिहेवियर एनालिसिस करेंगे। बॉडी लैंग्वेज के एंगल से देखें तो ये अचानक अपनी अपर बॉडी को आगे बढ़ाता है। चार्ल्स शोभराज सवाल को डिफ्लेक्ट करते वक्त लगातार हेड नॉडिंग कर रहा है। चार्ल्स के सेंटेंस फॉर्मेशन पर फोकस करें तो ये आदमी शब्द इस्तेमाल कर रहा है पब्लिक। इस शख्स पर 20 से 30 टूरिस्ट को ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप साबित हुआ था। हम कुछ साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पर पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह शख्स एक साइकोपैथ था। हम चार्ल्स शोभराज के बयानों की सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके बिहेवियर को एक इम्पॉर्टेंट एंगल बनाकर एनालाइज करेंगे। ये नॉलेज आपकी डेली लाइफ में खुद को सुरक्षित रखने में काफ़ी काम आएगी, क्योंकि दुनिया में 8 करोड़ लोग खतरनाक लेवल पर साइकोपैथ हैं। यानी हर 100 लोग जिनसे आप मिलते हैं, चांसेस हैं कि उनमें से एक शख्स सीवियर लेवल पर साइकोपैथ हो सकता है, जबकि उन्हीं 100 में से 30 लोगों में भी साइकोपैथी के कुछ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। यानी कि अच्छे खासे चांसेस हैं कि कोई साइकोपैथ आपका दोस्त हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, देश दुनिया का कोई भी बड़ा लीडर हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका अपना लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। कोई साइकोपैथ अगर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए तो चांसेस हैं कि ही विल मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। चार्ल्स शोभराज पर साइकोपैथिक एनालिसिस करें उससे पहले सवाल उठता है कि साइकोपैथ होता क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि साइकोपैथ मतलब पागल इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति का साइकोपैथ होना उस इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे सिम्टम्स का मौजूद होना है जो आपके लिए डिस्ट्रेस या परेशानी के हालात खड़े कर देते हैं। साइकोपैथ्स अक्सर चालाक होते हैं, बहकाना जानते हैं, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और क्रिमिनल बिहेवियर वाले होते हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स हम चार्ल्स शोभराज के बिहेवियर में ढूंढेंगे। तो शोभराज को इंटरोगेट करने के लिए सामने आती हैं डिटेक्टिव जैकी। पुलिस इंटरोगेटर्स यूजुअली साइकोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से वेल ट्रेंड होते हैं, इसलिए जैकी जो भी सवाल करती है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। चार्ल्स शोभराज ऑब्वियसली जानता है कि उससे किस संबंध में सवाल किए जाने वाले हैं। यहाँ पर आप एक परपेट्रेटर या अपराधी के माइंडसेट को समझिए। एक इंसान जो कितने लोगों की हत्या करके उनके घर उजाड़ चुका है, डिटेक्टिव के सामने बैठकर मुस्कुरा रहा है। एंजाइटी की वजह से इंसान के माथे पर अक्सर रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन घबराहट के वो रिंकल्स भी एब्सेंट हैं चार्ल्स के माथे पर, जो क्लियरली दिखाता है कि इसमें 30 खून करने के बाद भी कोई गिल्ट या डर नहीं है। इसकी रग रग में कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ध्यान रखें कि दूसरे को एक्सट्रीम लेवल पर तकलीफ देने के बाद भी गिल्ट का ना होना साइकोपैथी का एक मेजर सिम्टम है। डिटेक्टिव जैकी अपने सवालों के तर्कश से पहला तीर निकालती है और चार्ल्स से पूछती है, Who is Charles Shobhraj? चार्ल्स शोभराज कौन है? आपको ये सवाल सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा लगने वाला ये सवाल बहुत ज्यादा टेढ़ा है। ये सवाल किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि डिटेक्टिव जैकी का एक वेल कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल मूव है। जैकी इस सीधे से सवाल के माध्यम से ये जानना चाहती है कि शोभराज खुद को अपनी नज़र में क्या मानता है, उसका ईगो लेवल कितना है। ये एक ओपन एंडेड सवाल है जिसका जवाब चार्ल्स शोभराज यस या नो में नहीं दे सकता, बल्कि उसके ब्रेन को आंसर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैकी के इस चालाकी भरे सवाल के जाल पर चार्ल्स बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहता है, Well, that question I can reply. It is to the people too. कि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं लोगों पर छोड़ता हूँ। वीडियो में चार्ल्स के इस एक ही जवाब ने मुझे पहले ही कन्विंस कर दिया था कि चार्ल्स इज़ नॉट एन ईजी गाय। डिटेक्टिव जैकी के लिए आसान नहीं होगा इस आदमी को इंटरोगेट करना, क्योंकि इस तरह के एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट जवाब अक्सर सच्चाई को डिफ्लेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। अगर जवाब में चार्ल्स बोलता है
कि वह एक अच्छा इंसान है, तो पब्लिक परसेप्शन होगी कि चार्ल्स 30 मर्डर्स करने के बाद अच्छा होने का ढोंग कर रहा है। अगर वो बोलता है कि चार्ल्स एक मर्डरर है, तो इसका मतलब वो खुद ही खुद को दोषी ठहरा रहा है। चार्ल्स कौन है जैसे ओपन एंडेड सवाल का जवाब ओपन एंडेड ही छोड़ देना उसकी इंटेलिजेंस, एलोक्वेंस यानी बात करने की कलाकारी और मैनिपुलेशन पर अच्छी पकड़ के समुंदर में सिर्फ एक बूंद के जैसा था। आप याद करें कि ऐसी डिफ्लेक्टिव टेक्निक वाला पैटर्न आप विवादों में घिरे बहुत से पॉलिटिशियंस में देखते आए हैं, जैसे कि पब्लिक को डिसाइड करने दो। साइकोपैथ्स में अभिमान या ईगो ग्रैंड लेवल पर होता है और डिटेक्टिव के पहले ही सवाल को भोला चेहरा बनाकर इस तरह से डिफ्लेक्ट करना ये भी दिखा रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसको किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो एक परपेट्रेटर होते हुए भी खुद को सेलिब्रिटी समझकर क्वेश्चंस डिफ्लेक्ट कर रहा है। सिर्फ एक डिफ्लेक्टिव बिहेवियर से साइकोपैथी साबित नहीं होती, लेकिन इसमें इगोइस्टिक सिम्टम्स जरूर हाईलाइट हो रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि चार्ल्स शोभराज को डिटेक्टिव के सवाल की इम्पोर्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता और मर्डर करने के बाद ऐसा इगोइस्टिक बिहेवियर साइकोपैथी के एक सिम्टम की तरफ पहला इशारा कर रहा है। चार्ल्स के सेंटेंस फॉर्मेशन पर फोकस करें तो ये आदमी शब्द इस्तेमाल कर रहा है people, It is to the people too. ये राक्षस करीब 30 लोगों का हत्यारा है और आइडियली ऐसे केसेस में बॉल सिर्फ 3 पार्टीज तक ही एक एक करके मूव होनी चाहिए। पहली पार्टी विक्टिम, दूसरी मर्डरर और तीसरी इंटेरोगेटर। लेकिन ये पब्लिक वर्ड यूज करके एक और डायनेमिक को बहुत स्मार्टली खींच कर ला रहा है, जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही इशारा कर रहा है कि इसके लिए पब्लिक अटेंशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। सभी साइकोपैथ्स में अटेंशन सीकिंग जैसे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ साइकोपैथ्स में नार्सिसिस्टिक सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा लगता है अगर लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। डॉक्यूमेंट्री से पहले जब चार्ल्स से पूछा गया कि आप डॉक्यूमेंट्री क्यों कर रहे हो, तब भी इसके जवाब के सेंटेंस में पीपल वर्ड आता है। Why are you doing the documentary? What's driven you to this point? No, it means I have to counter all those false allegations that people have made while I was inside. चार्ल्स कहता है कि मुझे लोगों को जवाब देना है। यहाँ भी इसमें नार्सिसिस्टिक छवि नज़र आती है, क्योंकि इतने संगीन अपराध करने के बाद भी चार्ल्स को अपनी इमेज की फिक्र है। एक हीनियस क्रिमिनल का डॉक्यूमेंट्री और बुक में खुद को प्रस्तुत करने की ख्वाहिश अपने आप में एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है, जो बार बार सिग्नल नहीं बल्कि सायरन बजा रहा है कि ये शख्स इतने लोगों को मारने के बाद आत्मग्लानि दिखाने की बजाय आत्ममुग्धता की तरफ जा रहा है। दुनिया में बहुत से हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स अटेंशन एंजॉय करते हैं और सवाल को पब्लिक की तरफ डिफ्लेक्ट करने से लोग उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने लगते हैं, जिससे उन क्रिमिनल्स के नार्सिसिज्म की भूख शांत होती है। बॉडी लैंग्वेज को देखें तो चार्ल्स शोभराज सवाल को डिफ्लेक्ट करते वक्त लगातार हेड नॉडिंग कर रहा है, ताकि पुलिस इंटेरोगेटर को अपने जवाब से कन्विंस किया जा सके। शोभराज के बिहेवियर की और परतें खोलने से पहले आपको बता दूं कि बॉडी लैंग्वेज पर फाउंडेशनल कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए गए हैं। वीडियो देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। तो डिटेक्टिव जैकी अगला सवाल करती है कि क्या आपने लोगों को लूटा? Did you rob people? Robbing, yes, I did. जवाब आता है रॉबिंग, यस आई डिड। चार्ल्स की सेंटेंस फॉर्मेशन गजब की है। इसने रॉबिंग वर्ड को सेंटेंस के अंदर ही सेपरेट करके एम्फेसाइज किया, ताकि लोगों को लगे कि चार्ल्स एक रॉबर है, ना कि वो जो अब डिटेक्टिव जैकी इल्ज़ाम लगाने वाली है। यानी खुद को एक्चुअल क्राइम से
साइकोलॉजिकली दूर करने के लिए रॉबिंग वर्ड को अलग करके एम्फेसाइज करता है चार्ल्स शोभराज। इस तरह के सेंटेंसेस नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, खासकर जब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स किए होते हैं, यानी कि ऐसे अपराध जिनमें गंभीरता कम हो और ऐसे भी अपराध जिसमें गंभीरता बहुत ज़्यादा हो। अपराधी अक्सर छोटे क्राइम्स को कबूल कर लेते हैं ताकि वो ईमानदार लगें, और जब बड़े क्राइम के आरोप से वो इनकार करें तब अपने जवाब से इंटरोगेटर को कन्विंस कर पाएं। साइकोपैथ्स की बातें अक्सर काफ़ी कन्विंसिंग होती हैं। यहाँ पर गौर करें कि चार्ल्स की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है बल्कि फ्रेंच है, फिर भी वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से भी डिटेक्टिव को कन्विंस करने के लिए नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली बना रहा है। When you were interviewed for the book, there are confessions to a number of murders which you say you didn't do. Were you not concerned about the ramifications that could lead you to subsequently? Okay. तुम कहते हो कि तुमने मर्डर नहीं किया, लेकिन एक बुक लिखी गई थी तुम्हारा इंटरव्यू लेने के बाद जिसमें तुमने खुद कबूला है कि तुमने मर्डर्स किए थे। क्या तुम्हें इसके परिणाम की कोई चिंता नहीं थी? अब आप अटेंशन दें शोभराज की बॉडी लैंग्वेज पर। मर्डर की बात सुनते ही ये आदमी अपनी अपर बॉडी को तुरंत पीछे हटाता है। ये एक डिफेंसिव रिएक्शन है जो इसका ब्रेन सबकॉन्शियसली इसकी बॉडी से करवा रहा है, खुद को मर्डर केस जैसे टॉपिक से दूर रखने के लिए। ऐसी सिचुएशन में एक इंटरोगेटर खुद को थोड़ा सा और लीन फॉरवर्ड करके दबाव बढ़ा सकता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच में एक बड़ा सा टेबल है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है डिटेक्टिव जैकी कर रही हैं और अपने सर को सामने की तरफ बढ़ाती हैं ताकि चार्ल्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाया जा सके। मेरा ओपिनियन है कि डिटेक्टिव जैकी को टेबल वाला सेटअप यूज ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से सस्पेक्ट को एक साइकोलॉजिकल बैरियर मिलता है जिससे उसका मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। सस्पेक्ट को इंटिमिडेट करना हो, दबाव बढ़ाना हो या फिर उसके साथ दोस्ताना तरीके से बात करनी हो तो फिर बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। टेबल का इस्तेमाल ना करने से हम सस्पेक्ट की कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज को भी प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिटेक्टिव जैकी एक फोटो आगे करती हैं और तीसरा सवाल करती हैं कि क्या तुम इस कपल को जानते हो? Do you know them? Well, I don't remember the faces. It's so long. But this couple, I met them first in Hong Kong. चार्ल्स शोभराज एक डाउटफुल जवाब देता है और कहता है कि मुझे शक्ल याद नहीं है, लेकिन इनसे मैं हांगकांग में मिला था। यहाँ पर शोभराज की बात में इनकंसिस्टेंसी या भिन्नता है, क्योंकि अगर आपको शक्ल याद नहीं है तो आपको कैसे याद है कि आप इससे हांगकांग में मिले थे? चार्ल्स की मेमोरी सिलेक्टिव लग रही है। वो आगे कहता है कि मैंने इस कपल को बोला था कि मैं जेम्स डीलर हूं और वो मुझसे जेम्स खरीदना चाहते थे। डिटेक्टिव जैकी चार्ल्स से पूछती हैं कि वो कपल किस तरह के जेम्स में इंटरेस्टेड था। What were the gems that they were interested in? अब चार्ल्स ने जो रिस्पॉन्स दिया वो आला दर्जे का था। वो कहता है कि आप जो पूछ रही हो मुझसे ऐसा सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। Sorry. That question you're asking me, nobody had asked me before. What kind of stone you bought? यानी वो डिटेक्टिव के ब्रेन में ही सेंस ऑफ गिल्ट इन्फ्यूज कर रहा है, उसको डाउन प्ले करके। यानी आप मुझसे एक बेतुका और नाजायज सवाल कर रही हो। बॉडी लैंग्वेज के एंगल से देखें तो ये अचानक अपनी अपर बॉडी को आगे बढ़ाता है, जो दिखाता है कि चार्ल्स के अंदर क्राइम करने के बाद भी असर्टिवनेस बरकरार थी। साइकोपैथ्स में अक्सर डोमिनेट करने की और कंट्रोल हासिल करने की भूख ऑब्जर्व करी जाती है। चार्ल्स का खुद की बॉडी को आगे की तरफ को झुकाना असर्टिवनेस के साथ उल्टा डिटेक्टिव को ही कंट्रोल और डोमिनेट करने की भूख का एक नमूना है जो माइक्रोसेकंड में आकर चला जाता है।
साइकोपैथ्स अक्सर अपने टारगेट को डिफरेंट एंगल से टेस्ट करते हैं। जहां उनको फील होता है कि टारगेट किसी खास पॉइंट पर कमज़ोर और वल्नरेबल है, वहां वो अपना कंट्रोलिंग खेल शुरू कर देते हैं। आखिरकार डिटेक्टिव जैकी खुद ही फ्रस्ट्रेशन में मेंटली उखड़ जाती है और फैसला करती है अपने सवालों के तरकश में रखे ब्रह्मास्त्र को निकालने का, यानी चार्ल्स शोभराज को खुद उसी की नजरों में गिराने का। Somebody as intelligent as you, why do you implicate yourself in this book and how you met these people, all of these people, Teresa? Okay. But why would you implicate? Let me please ask the question. Yeah. Why would you tell somebody for $20,000 and sell your soul? Why would you sell your soul for $20,000? चार्ल्स, तुम जैसा चालाक आदमी इस बुक में खुद के बारे में आपराधिक कबूलनामा क्यों कर लेता है? क्यों तुमने सिर्फ $20,000 के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर डाला? क्यों? ये एक क्लासिक इंटरोगेशन टेक्निक है जो अक्सर नए नवेले अपराधियों के मन को तोड़ देती है। जैकी के चेहरे पर डिस्गस्ट यानी घृणा के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो अपनी आत्मा का सौदा जैसी बात कहकर डिटेक्टिव जैकी बहुत स्ट्रेटेजिकली चार्ल्स शोभराज के चट्टान जैसे ईगो को चैलेंज कर रही है ताकि वो खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ बोले और बताए कि उसने किताब में कन्फेशंस क्यों किए, ताकि वो खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ बोले और बताए कि उसने किताब में कबूलनामे क्यों किए। हालांकि किताब के सवाल पर चार्ल्स कहता रहता है कि किताब में लिखी हुई बातों में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस रिचर्ड नाम के राइटर ने मेरे बारे में किताब में लिखा था, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं आपको अपना पक्ष बता रहा हूं, अब आपके ऊपर है, मेरी बात का भरोसा करो या मत करो। Because I didn't agree to what he wrote, madam. I've told you already. That But you said, no, let me just ask. Now it is to you to tell believe me. me. Listen, I am telling you my part. Now it is to you to believe me or not believe me. Yeah. It is, Awesome. madam, yeah. Don't get too excited. चार्ल्स शोभराज डिटेक्टिव जैकी की मानसिक फ्रस्ट्रेशन को भांपकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतना एक्साइटेड मत हो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कॉनमैन स्माइल क्या होती है, तो ये होती है कॉनमैन स्माइल, जो किसी इंसान को अपने गैर नैतिक एजेंडा पर फतह हासिल करने के बाद थ्रिल या इमोशनल बूस्ट देती है। चार्ल्स की कॉनमैन स्माइल बता रही है कि वो कितना रोमांचित हो रहा है कि डिटेक्टिव जैकी तक को फ्रस्ट्रेट करने में वो कितना कामयाब रहा। मेरे ओपिनियन में अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स विजुअली समझना चाहते हैं कि साइकोपैथ कैसा दिखता है, तो चार्ल्स का स्टैचू बनवाकर लेबोरेटरी में रख सकते हैं। इस आदमी के चेहरे पर एक ऊपरी चार्म है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसे मैं पिचर प्लांट की तरह समझाता हूँ। पिचर प्लांट की खुशबू और रस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक बार कोई इंसेक्ट उनके ट्रैप में आ जाए तो उसके लिए आफत की गारंटी पक्की है। साइकोपैथी का एक और लक्षण होता है जिसे कहते हैं ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी कि मैं दुनिया का सबसे कीमती व्यक्ति हूँ और बाकी सब वैल्यूलेस हैं। ये सिम्टम छोटे मोटे तौर पर हम सब में होता है, लेकिन साइकोपैथ्स में ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। साइकोपैथ्स के लिए आप इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने पर्सनल गोल्स पूरे करता है। कुछ वक्त के बाद साइकोपैथ्स को स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि इनकी बोरियत कम हो सके। इस बोरियत को मिटाने के लिए भी साइकोपैथ्स बहुत बार डेंजरस एक्टिविटीज़ में लिप्त पाए जाते हैं। ये लोग दूसरे के पैसों पर जीते हैं और बहुत बार कहते हुए देखे जाते हैं कि तुम ही मेरा आखिरी सपोर्ट हो। इस तरह साइकोपैथ्स स्ट्रेटेजिकली विक्टिम प्ले करके आप में गिल्ट की भावना डालते हैं ताकि आप उनकी हेल्प करते रहो। बहुत से साइकोपैथ्स जानते हैं कि उनके अंदर इमोशंस का ना होना
आपको अलर्ट कर देगा। इसलिए एक साइकोपैथ खुद को सरफेस लेवल पर इमोशनल भी दिखा सकता है, लेकिन ये इमोशंस छिछले और फर्जी होते हैं। साइकोपैथ्स के इमोशंस में गहराई नहीं होती, क्योंकि साइकोपैथी का कनेक्शन इनके ब्रेन के एक पार्ट एमिगडाला की कम सेंसिटिविटी से जुड़ा होता है। इसलिए साइकोपैथी की समस्या इनके साथ बचपन से ही देखी जाती है, जिसकी वजह से इनमें एक खास गुण नहीं होता, जिसको हम एम्पैथी यानी समानुभूति की भावना कहते हैं। अगर मैं अपनी उंगली में ब्लेड से छोटा सा कट कर दूं और आप ये विजुअल देखकर आंखें बंद कर लेते हो, तो इसका मतलब आपके ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स मेरे दर्द को कॉपी कर रहे हैं और आप भी मेरे दर्द का एहसास कर पा रहे हो। लेकिन साइकोपैथ्स के ब्रेन में ये मिररिंग नॉर्मल वे में नहीं होती, इसलिए इनको दूसरे की तकलीफ समझ नहीं आती। चार्ल्स शोभराज में साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक सिम्टम्स बहुत से साइकेट्रिस्ट ने कंफर्म किए हैं। चार्ल्स शोभराज में साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक सिम्टम्स बहुत से साइकेट्रिस्ट ने कंफर्म किए हैं, और हमने भी वीडियो फुटेज के माध्यम से कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व किए। सबसे बड़ा लक्षण जो हमने चार्ल्स में ऑब्जर्व किया वो है लैक ऑफ रिमॉर्स, यानी अफसोस की कमी। चार्ल्स ने पूरी वीडियो में एक जगह भी अपने जघन्य अपराध के प्रति गलती का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो हर बात पर मुस्कुराता रहा। सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि कोई इंसान साइकोपैथ है या नहीं, इसके लिए PCLR टेस्ट किया जाता है और हर सवाल पर 0 से लेकर 2 नंबर दिए जाते हैं। 0 का मतलब नो सिम्टम ऑफ साइकोपैथी, 1 का मतलब पार्शियल सिम्टम और 2 का मतलब हाई सिम्टम्स ऑफ साइकोपैथी। यानी कि इस टेस्ट में किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 40 नंबर मिल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि इंसान सीवियरली साइकोपैथ है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जितना कम मार्क्स आएं उतना बेहतर होता है। साइकोपैथी क्लिनिकल स्टडी का विषय है, इसलिए अपनी समझ के अनुसार समाज के किसी व्यक्ति को साइकोपैथ का दर्जा ना दें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन प्रोवाइड करना था। बॉडी लैंग्वेज के लेवल 1 बेसिक कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।